हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। और मैं हूं सुप्रिया सिंह। आज हम लोग 2002 का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। 2001 तक हमने फिनिश कर दिया था, तो अब हम प्रोसीड करेंगे 2002 के पीवाईक्यू के साथ। तो हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। जब भी आप यूपीएससी का क्वेश्चन एग्जाम जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, एग्ज़ाम में बैठोगे, तो 100 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेते हो और गोले भरने से पहले मतलब ओएमआर भरने से पहले आप नॉट और करेक्ट ऐसे नॉट वाला हर जगह पूरे 100 क्वेश्चन में, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स फॉर यू टू गो थ्रू एंड स्किम द पेपर कि कहाँ पे नॉट लिखा है, क्योंकि उस चक्कर में भी आपके 2 से 4 नंबर कट जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, फिर आप घर आके देखते हो कि अच्छा ऐसा भी कर दिया, तो इसको आप ध्यान रखना। तो नॉट करेक्ट में पूछ रहा है स्टेट पहला, द स्टेटस ऑफ स्टैचू होगा, यहाँ पे लिख लेना। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा एट सरवनबेलागोल रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। लास्ट तीर्थंकर, तो दोस्तों लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तो हमें पता है कि अभी तक हमें अब जैनिज़्म की फिलॉसफी कहती है कि हम फर्स्ट तीर्थंकर तो नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जैनिज़्म जो है वो एक नेवर एंडिंग रिलीजन है, इटर्नल वो चला आ रहा है। लेकिन इस सदी में जो हमारे ट्रेसेबल एलिमेंट्स में जो फर्स्ट तीर्थंकर हम ट्रेस कर पाते हैं वो कौन से हैं? वो है ऋषभदेव, और उनके बेटे थे कौन? बाहुबली। और बाहुबली का स्टैचू आपको गोमतेश्वरा सरवनबेलागोल में मिलेगा। तो इस हिसाब से लास्ट तीर्थंकर की जो बात की जा रही है ये बात गलत है। सेकंड, इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल ही सही बात है। कौन सी मोनेस्ट्री है ये? तवांग, है ना। चलो ये सही हो जाता है। थर्ड, द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट अंडर द चंदेला किंग्स। बिल्कुल सही बात है, चंदेलाज ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। होयसालेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जिसको कि अभी एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस मिला है। हमने लास्ट पीवाईक्यू डिस्कशन में बात भी की थी, ये भी सही। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, पीपीटी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाख दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन। अब आपको पता है कि हमने जब 1993 से लेकर के 2001 का डिस्कस किया था, तो मुद्रा राक्षसा बार 2-3 बार आ चुका है, और फिर से देखो 2002 में ये आया है। इसीलिए मैं कहती हूँ हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पीवाईक्यूज। इसके पीवाईक्यू को अच्छे से करो तो आपका हिस्ट्री, तो आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो हमने देखा था विशाख दत्त ने 5th to 6th सेंचुरी एडी के आसपास ये किताब लिखी थी, और इसमें बताया था, मतलब प्ले लिखी थी, और इसमें ये था कि इसमें चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था नंद को हराने के लिए, और फाइनली मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश करने के लिए। यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये किताब थी, तो इसको टी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं आगे। असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन अ कैंप कौन? स्वर्गादवरी, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो जगह है ना स्वर्गादवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। और अभी रिसेंटली, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन 2020 से 2023 के बीच में एक पीवाईक्यू आया था जिसमें कि लिखा हुआ था द्वार समुद्रम महाराष्ट्र, दौलताबाद कर्नाटका, ऐसे करके 4 ऑप्शन था, जिसमें से कि द्वार समुद्रम जो था वो कर्नाटका में है और दौलताबाद महाराष्ट्र में है। उल्टा ये दिया हुआ था। मैच द फॉलोइंग, इसका मतलब ये जो पुराने जो लोकेशन से एंशिएंट होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्वर्गादवरी का यहाँ पे मतलब क्या है? महाराष्ट्र में कौन सा? दौलताबाद। ठीक है, तो 2 साल के लिए वो कैंप में रहे थे। यस, जब वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहे थे। और रीजन कैपिटल शिफ्टिंग की क्या थी? पहला, मंगोल इन्वेजन का खतरा। सेकंड, फेमाइन नॉर्थ के रीजन में। तो अब रीजन दे रहा है, एट दैट टाइम दिल्ली वाज ravaged बाई अ फॉर्म ऑफ प्लेग एंड मेनी पीपल डाइड। बिल्कुल सही बात है, प्लेग और फेमाइन की वजह से। यानी असर्शन एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बी वुड बी द करेक्ट, ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। अब देख लो आप, करेक्ट आंसर ए है। असर्शन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली शिफ्टेड हिज बेस फ्रॉम दिल्ली टू स्वर्गादवरी
ऑल्सो नोन एज दौलताबाद। ठीक है, दिस मूव वॉज, अब इसको याद रखना, स्वर्गद्वारी जो है, स्वर्गाद्वारी और स्वर्गद्वारी, इसको क्या कहते हैं, इसको दौलताबाद भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर ये कभी भी क्वेश्चन यूपीएससी में आगे आपको रिपीट हो गया ये वाला वर्ड। ठीक है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि आजकल यूपीएससी इसी टाइप का पूछता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल इशू इंक्लूडिंग अ सीवियर फेमाइन एंड अनरेस्ट इन द गैंगेटिक दोआब रीजन। दिस बिलीव्ड रीलोकेटिंग वुड हेल्प हिम फॉर बेटर मैनेजमेंट crisis and centralizes administration. Reason is true. During Muhammad bin Tughlaq reign, Delhi was indeed affected by plague that caused significant casualties. This epidemic added to the overall difficulties faced by the administration during his rule. Coming on to the next question. The motive behind Shah Jahan's Balkh campaign. Balkh कहाँ था? Balkh जो है northern portion of Afghanistan region है। तो शाहजहां का हमने पहले भी बल्क कैंपेन पे, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, तो हमने देखा है कि शाहजहां के टाइम पे शाहजहां ने अपने बेटे को बल्क के कैंपेन पे भेजा था। और कौन थे वो बेटे? बेटे का नाम है दारा शिकोह। तो बेसिकली ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मोटिव क्या था। सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन Balkh and Badkhshan which bordered Kabul, conquers Samarkand and Fargana, the Mughal homeland, नहीं। Fix the Mughal frontier on the scientific line, Amudariya, नहीं। Expand the Mughal empire beyond subcontinent, नहीं। ए था सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क। ठीक है, और समरखंड और फरगना वो जगह है सेंट्रल एशिया का जहाँ पे कि मुगल की ओरिजिन और होमलैंड मानी जाती है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट अवे 1। ठीक है, तो अब देखो टू सिक्योर अ रूलर इन बल्क एंड बादशाह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। विथ रेफरेंस टू द मिडीवियल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट। अब मैंने आपको, अब देखो फिर से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेड है। कौन से? अभी हमने जो लास्ट 2001 का डिस्कशन किया था। तो किस तरह से आप देखोगे कि पीवाईक्यू को बार बार रिपीट किया जाता है। सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट उसमें भी आपको बताया था, और 2001 के पहले की पीवाईक्यू में आ रखा है। दीवाने अरीज मंगोल के खतरे से बचने के लिए, इन्वेजन से बचने के लिए बलबन ने स्टैब्लिश किया था। किन्होंने किया था? बलबन ने स्टैब्लिश किया था। यानी ये पॉइंट गलत है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस एंड मिलिट्री नहीं। दो चीजें, पहला ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस और दूसरा दाग और हुलिया एंड हुलिया। ये किसने ये दोनों ही किसने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम? तो इट वाज नॉट बलबन, बट दाग, हुलिया एंड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि फर्स्ट को सेकंड में कर दिया गया है, यहाँ सेकंड को फर्स्ट में, यानी ये दोनों ही पॉइंट्स गलत है। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द दिल्ली थ्रोन नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड करने वाले जो थे वो अंकल नहीं थे उनके, बल्कि कौन थे? उनके कज़न, जिनको कि हम किस नाम से जानते हैं? फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी गलत है। डी, फिरोज तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, बिल्कुल सही। अब देखो ये भी यूपीएससी 2001 के पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव किसने स्टैब्लिश किया था? फिरोज शाह तुगलक। और इसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन आउट ऑफ। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को इतना ज़्यादा स्लेव का शौक था कि उनके पास अपनी 1,80,000 स्लेव्स थी। ठीक है, 1,80,000 स्लेव्स थी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The historian Barni refused to consider the state in India under Delhi Sultans as truly Islamic. क्योंकि अब पहले याद रखना कि बर्नी जो है उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था? सती प्रथा। अब बर्न से आप जलना याद रखना, सती प्रथा के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी। हो सकता है ये आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इन्होंने दिल्ली सुल्तान को ट्रूली इस्लामिक बनाने से मना इसलिए किया था क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम वाज अकॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम नहीं। सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन रेगुलेशन। यस, सुल्तान जो दिल्ली के थे, दिल्ली सुल्तान थे, वो सप्लीमेंट कर देते थे मुस्लिम लॉ को अपने पर्सनल रेगुलेशन को, भले ही वो पर्सनल रेगुलेशन जो है वो किसी भी तरह से कुरान शरीफ से या फिर जो आप बात करते हो इस्लामिक लॉ से
कहीं भी वो मैच नहीं खाते थे या कहीं भी वो उसको फॉलो नहीं करते थे, लेकिन ये लोग उसको फॉलो करते थे। सो बेसिकली जो कुरान शरीफ या फिर जो इस्लामिक लॉ होती है उसको नहीं भी वो इनके रूल्स फॉलो करते थे, तो ये सप्लीमेंट करते थे मुस्लिम लॉ को, किस चीज़ से, अपने रेगुलेशन से। सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ। मुस्लिम लॉ को क्या कहते हैं, इस्लामिक लॉ के शरिया भी कहते हैं। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ हिज मैसेज। प्रोपिगेशन ऑफ हिज मैसेज, ये कौन थे, रामानंद थे। रामानंद किस चीज़ में लिखते थे, मेनली रामानंद हिंदी में लिखते थे ताकि लोगों को जो है वो समझ में आए, है ना। और रामानंद के ही शिष्य, जब हम कहते हैं कबीर, और रामानंद के कबीर, और आपने पढ़ा है कबीर के बारे में, तो रामानंद के ही शिष्य जो है वो कबीर थे और रैदास, या फिर हम जानते हैं कि रविदास थे। ठीक है, रैदास रविदास हम उन्हीं को बुलाते हैं। और हमने ये भी PYQ में देखा है, कौन से, 2001 में क्या देखा था कि कबीर जो थे वो क्या थे, वो वीवर थे, जुलाहे, है ना। और रैदास क्या थे, रैदास और सेन, इन दोनों के बारे में हमने देखा था कि सेन क्या थे, एक बार्बर थे, है ना, और रैदास क्या थे, एक कॉबलर थे। ये PYQ में आ रखा है। ठीक है, तुलसीदास, कबीर, दादू, तो मेनली हिंदी कौन यूज़ करते थे, रामानंद यूज़ करते थे। अब देख लो, रामानंद एक पायोनियरिंग भक्ति सेंट थे हु यूज्ड हिंदी टू स्प्रेड हिज मैसेज, मेकिंग हिज टीचिंग एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल, है ना। ही एम्फेसाइज डिवोशन टू पर्सनल गॉड एंड एक्सेप्टेड डिसाइपल्स फ्रॉम ऑल कास्ट। जैसे कबीर भी इनके क्या थे, डिसाइपल थे। ठीक है, कास्ट उनकी अलग थी, जुलाहे थे वो। उस तरह से रैदास जो थे वो भी इनके डिसाइपल थे, अलग कास्ट के। हिज नोटेबल डिसाइपल देखो, कबीर, रैदास एंड अदर्स हु फर्दर द भक्ति मूवमेंट। रामानंद इंक्लूसिव अप्रोच एंड यूज ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेज हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द भक्ति डिवोशन इन नॉर्थ इंडिया। इनको जरूर याद कर लेना आप, इस एक्सप्लेनेशन को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दादू मियाँ, ठीक है ना, दादू, ये भक्ति सेंट थे और इन्होंने दादू दयाल सेक्ट की फाउंडेशन की थी। ये भी यूनिटी ऑफ गॉड को प्रीच करते थे। कबीर मिस्टिक पोएट, दोहा के लिए अपने जाने जाते हैं, और कबीर ने बोला था कि अगर पत्थर पूजत जग मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि पत्थर से ही अगर पत्थर पूजत ईश्वर मिले, भगवान मिलता है, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूँ, वो तो ज़्यादा बड़े साइज में, है ना। तो उन्होंने भी बेसिकली पर्सनल गॉड और नॉन मॉर्फिकेशन ऑफ गॉड पे बात की थी। अब चलते हैं हम लोग तुलसीदास, तो ये भी पोएट सेंट थे और ये रामचरितमानस को लिखने के लिए जाने भी जाते हैं, और इन्होंने एपिक पोएम हिंदी में लिखी थी, रामचरितमानस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू सूफीज्म इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेख अहमद सरहिंदी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोधी। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इब्राहिम लोधी ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की थी कब, 1526 में, यानी कि वो उसी टाइम के आसपास के कंटेम्प्रेरी है, अगर हमको एग्जैक्ट टाइम पीरियड भी नहीं पता है तो इतना तो पता ही है। शेख अहमद सरहिंदी जो है वो इस टाइम पे नहीं थे, उनका टाइम पीरियड कुछ और था। तो बेसिकली उनका टाइम पीरियड जो था वो इनके बाद थे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1564 टू 1624, यानी कि 1600s के टाइम पे वो मेनली थे। और ये कब थे, ये 1526 के टाइम पे थे, यानी दीज वर नॉट कंटेम्प्रेरी। शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी, ये सब कौन है, ये सब सूफी संत हैं। ठीक है, अहमद सरहिंदी हो गए, चिरागे दहलवी हो गए। वॉज अ डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया कौन से ऑर्डर के थे, हमने बात की थी कि 12 टोटल ऑर्डर था, सूफी ऑर्डर था, जिसमें से कि इंडिया में कौन सा था, चिश्ती, सुहरवादी, कादरी, और चिश्ती सिलसिला के कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया। और शेख नसीरुद्दीन चिरागे डेलवी जो थे वो इनके ही फॉलोअर थे, यानी कि डिसाइपल थे, यानी कि ये पॉइंट सही है। औरंगजेब वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती। नो, सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे आपको मेन मिलेगी, आपको सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो राजस्थान में मिलेगी। ठीक है, और इनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो ये नहीं थे, बल्कि कौन थे, शेख सलीम चिश्ती के जो कंटेम्प्रेरी थे। क्योंकि सलीम चिश्ती का टाइम पीरियड पहले सुन लो, 1478 टू 1572। ठीक है, 1478 टू 1572 की अगर मैं बात कर रही हूँ, यानी कि इस टाइम पे औरंगजेब तो थे ही नहीं। आपको पता है औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, इनकी हुई थी 1707 में डेथ, है ना। और ये 1600s के टाइम पे पॉपुलर थे। सेम टाइम किसकी भी है, शिवाजी की है। तो इसका मतलब ये तो यहीं पे गलत हो जा रहा है। सलीम चिश्ती का टाइम पीरियड 1400 ईस्वी के आसपास है और औरंगजेब का 1700।
तो सी भी गलत हो गया। कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई इन इंडिया बाई शेख निमतुल्ला एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी। बिल्कुल सही बात है, शेख निमतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी जो है वो कादरी सिलसिला के एस्टैब्लिशर माने जाते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4। अब आते हैं हम, शेख अहमद सरहिंदी जो है वो कंटेम्प्रेरी थे इब्राहिम लोदी के। बिल्कुल ही इनकरेक्ट बात है, क्योंकि सरहिंदी के टाइम पीरियड देखो आप और लोदी की देखो। नसरुद्दीन चिरागी देलवी वॉज अ डिसाइपल ऑफ औलिया, ठीक है, यस। औरंगजेब वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सलीम चिश्ती, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि औरंगजेब का टाइम पीरियड देखो 1650 या 1707 और शेख सलीम चिश्ती का 1478 टू 1572, यानी कि सलीम चिश्ती पहले थे। कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी, इनके फाउंडर कौन है, निमातुल्ला और मोहम्मद जिलानी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट आफ्टर ग्रैंड दीवानी ईयर। ये कौन सा टाइम था दीवानी ग्रांट करने का, ये टाइम था 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बेसिकली क्या हुआ था, दीवानी राइट्स जो है वो ग्रैंड हो गई थी। और कौन सी पहली ट्राइब थी, तो इट वाज नॉन अदर देन गारो। गारो कहाँ पे है, मेघालय। आपको पता होगा कि आज भी जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो 3 हिल्स आपको मिलती है मेघालय में, कौन कौन सी, यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। तो बेसिकली गारो हिल्स गारो ट्राइब, खासी हिल्स खासी ट्राइब और जैंतिया हिल्स जैंतिया ट्राइब। तो बेसिकली यही पहली ट्राइब थी, ठीक है, जिसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट आफ्टर ग्रैंड ऑफ दीवानी। दीवानी ग्रांट होने के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने क्या किया था, 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। पहली ट्राइब यही थी जिनसे कि इन्होंने दीवानी राइट्स के बाद ये कॉन्टैक्ट में आए थे। खासी भी मेघालय में है। कुकीज़ कहाँ है, कुकीज़ मेनली मणिपुर, मिजोरम और सम पार्ट ऑफ असम में भी रहते हैं, ठीक है। टिपरी हार्स, तो टिपरी हार्स जो है दैट इज डिफरेंट ट्राइब्स दैट बेसिकली लिव्स इन देयर त्रिपुरा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, गारो हिल्स, ठीक है, खासी, खासी मेघालय, टिपरी हार्स क्या है, त्रिपुरा, और कुकीज़ है मणिपुर, मिजोरम और असम। अब हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉरपोरेट फंक्शनिंग। तो ये जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद 1858 में क्राउन का रूल आ चुका था और क्राउन के रूल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और क्राउन ने अपने रूल को स्टैब्लिश किया था। अब यहाँ पे क्या थे, अब यहाँ पे वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, और वाइसरॉय को हेड कौन करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फाइनली 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट आती है, ब्रॉट आउट बाय यस द क्राउन, और उस इंडियन काउंसिल एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर डिपार्टमेंट सिस्टम, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये स्टार्ट हुआ था। तो अब क्वेश्चन देखो, एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का एक्ट स्ट्रेंथन द वाइसरॉय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर कॉरपोरेट फंक्शनिंग। इस तरह से, और इन सारे पोर्टफोलियो को हेड कौन करता था, वाइसरॉय करते थे। इस तरह से वाइसरॉय ने अपनी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग करी थी। तो इट वाज नन अदर देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पहले की बात है, 1892 तो बाद में आया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1907 मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म भी बाद में आई है, ठीक है, पढ़ लेना इसको आप, इसके एक्सप्लेनेशन को। Now, which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding the India's direct representation in British Parliament? ये हमारा PYQs में डिस्कस कर चुके हैं हम 1993 टू 2001 में, जहाँ तक अभी हमने डिस्कशन की थी। ये कौन थे जिन्होंने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की थी, नन अदर देन पूना सार्वजनिक सभा। और हमने देखा था कि 1873 और 1870 में आई थिंक ये स्टैब्लिश हुई थी कौन, पूना सार्वजनिक सभा, और इनको स्टैब्लिशर इनके कौन थे, MG रानाडे, राइट। इन्होंने सोशल रिफॉर्म प्लस डिमांड किया था हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन। अब बाकी इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में स्टैब्लिश हुई थी, किनके द्वारा, 1876 में, और हमने देखा था कि इंडियन एसोसिएशन ने ही न्यूक्लियस का काम किया था। बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है उसका बेस कौन है, यही वाली एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन। स्टैब्लिश्ड बाय होम, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है। और डेक्कन एसोसिएशन हमने देखा था कि मनी लेंडर्स के खिलाफ, नॉट द ब्रिटिश, मनी लेंडर्स के खिलाफ 1875 में हुआ था। और हेडिंग इनके कौन थे, जो हेड थे वो कौन थे, प्रेसिडेंट वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी PYQ में देखा है। मद्रास महाजन सभा भी हमने PYQ में देखा है, 1884 में स्टैब्लिश हुई थी मद्रास महाजन सभा।
और कहाँ पे हुई थी ये? तमिलनाडु, चेन्नई में हुई थी। मद्रास महाजन सभा एस्टेब्लिश बाय वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंदाचार्लू। आपको पता होगा पी आनंदाचार्लू, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूना सार्वजनिक सभा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसमें। आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेना कि 1870 पुणे में हुआ था, ठीक है। इसके एस्टेब्लिशर मैंने आपको बता दिया कौन है, एम.जी. रनाडे। ओके, डेक्कन एसोसिएशन पुणे में, इसमें कौन है? वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। अब मद्रास महाजन सभा का पी आनंदाचार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, है ना। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस एंड दिस ओनली बिकेम आईएनसी लेटर। ये याद रखना, स्टार मार्क कर लो इस पे, यही बाद में आईएनसी बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब चलो, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट भैया। लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बारिसाल इन देयर एजिटेशन। बारिसाल कहाँ है भाई? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो अब हम ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, तो इसको तो हम गलत नहीं, क्योंकि ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, याद रखना ये नहीं होगा इसमें। अब देखो 1898 में स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय एस.सी. मुखर्जी विच इज सतीश चंद्र मुखर्जी। तो अब हम देखेंगे कि 12 का जो ये है वो बिल्कुल ही सतीश चंद्र मुखर्जी का बिल्कुल ही क्या है, सही है, इन्होंने ही किया था। अब देखते हैं बंगाल नेशनल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1906 विथ औरोबिंदो एज द प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है, सर औरोबिंदो घोष जो थे वो इनके प्रिंसिपल थे बंगाल नेशनल कॉलेज के, ये भी सही है। टेगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वॉज सोशल एंड इकोनॉमिकल रीजनरेशन ऑफ द विलेज। बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। और आत्मशक्ति से ही इन्होंने क्या बनाया था बाद में? शांति निकेतन, है ना, जो कि स्कूल्स थे, बेसिकली कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज। तो अब हम देखते हैं, ये तीन तो हमें बिल्कुल ही सही लग रहे हैं। तो अब क्या? ए, लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बारिसाल इन देयर एजिटेशन। इट वाज नॉट लियाकत हुसैन हु लेड द मुस्लिम एजिटेशन, इट वाज सम अदर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लियाकत हुसैन ने नहीं लिया था एजिटेशन। बारिसाल मूवमेंट जो था वो एक्चुअली पार्ट ऑफ द broader civil disobedience movement and it was not specifically led by। अब मैंने देखा लियाकत हुसैन तो मेंबर तो थे बारिसाल के, बट स्पेसिफिकली वो लीड किए थे। यहाँ पूछ रहा है लेड बाय, ये मैंने मिस कर दिया था। सो बेसिक यही एग्जाम में भी होता है, तो बेसिकली यू हैव टू फोकस वेरी मच ऑन दिस। जब आपको पता है कि ये तीनों बिल्कुल ही सही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। फिर से जब मैंने देखा तो ये ऑप्शन मुझे समझ आया कि ही डिड नॉट लीड, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और बी इज करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट। अब चलते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है, इस पर ध्यान देना। द इफेक्ट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनलिस्ट अपसर्ज ऑफ अर्ली 1930s वॉज वीक। ठीक है, लेबर पार्टिसिपेशन इफेक्ट अर्ली 1930s में कम था। क्यों भाई? रीजन, लेबर लीडर्स कंसिडर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ आईएनसी एज बॉर्जुआस एंड रिएक्शनरी। बॉर्जुआस का मतलब कि जो कंट्रोल कर रहा है मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर जो हेड है, या फिर जो कैपिटलिस्ट क्लास है, और प्रोलिटेरिएट मतलब जो कि वर्किंग क्लास है, और वर्किंग क्लास अपने आप को लेबर से जोड़ते थे। तो बिल्कुल सही बात है, इनको लगता था कि जो आईएनसी है वो अमीरों की पार्टी है, बॉर्जुआस की पार्टी है, इसीलिए ये जो लेबर पार्टिसिपेशन था ये इसमें कम था, ठीक है, वीक था। तो बोथ असर्शन एज रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर। अब मेरे को एक सवाल का यहाँ पे जवाब दो कि ऑल इंडिया किसान सभा, मैंने पीवाईक्यू में डिस्कस किया है, लेबर का जो था ऑल इंडिया किसान सभा, ये किसके अंडर में स्टैब्लिश हुआ था, हु लेड इट, ठीक है। ऑल्सो 1936 की जो कांग्रेस सेशन हुई थी वो आखिर उसके प्रेसिडेंट कौन थे और ये सेशन कहाँ हुई थी? ये दो क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप ज़रूर बताओगे मुझे। अब चलते हैं, बोथ असर्शन इज रीजन ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट। अब आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में क्या थे? खुदाई खिदमतगार्स थे, इनको रेड शर्ट आर्मी भी कहते थे, और इनको एक और चीज़ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इनके जो हेड थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था।
फ्रंटियर गांधी, ये याद रखना, ये आपके यूपीएससी पीवाईक्यू में आ चुका है। आगे हम क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड देखेंगे और हम ऐसे भी पीवाईक्यू में भी फ्रंटियर गांधी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, रेड शर्ट आर्मी ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट कॉल्ड फॉर, क्या इनका क्या एस्पिरेशन था, इन व्हाट डिड दे कॉल फॉर। देखते हैं, यूनियन ऑफ पश्तून ट्राइबल एरियाज नॉर्थ वेस्ट विद अफगानिस्तान, नहीं। अडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स एंड मेथड्स ऑफ टेरर, नो देवर। अब ये गांधी जी के फॉलोअर थे, इनको फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलेंगे तो ऑब्वियसली टेररिज्म की तो ये बात नहीं करें, किसकी बात करेंगे, नॉन वायलेंस, है ना, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, इसी सब की बात करेंगे। अडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी फॉर नो नो नॉट एट ऑल रेवोल्यूशनरी। पठान रीजन नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, यही जो गांधी जी का आइडिया था, नेशनल यूनिटी और स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, मतलब कि डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। ये कौन से एरिया में थे, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग आपका दिया हुआ है, चार्टर एक्ट 1813। तो बेसिकली चार्टर एक्ट जो कि हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती थी कंपनी के लिए, उसमें क्या किया गया था कि कंपनी की ईआईसी को मोनोपोली मिल गई थी 1600 में बाय क्वींस चार्टर। क्या मिला था उनको कि कंप्लीट मोनोपोली है आपको ट्रेड की, किसके साथ, इंडिया में, ठीक है, एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, टू ब्रिंग द गुड्स टू ब्रिटेन और टू ट्रेड विथ इंडिया, कंप्लीट मोनोपोली थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके 1813 चार्टर में कंपनी की ये मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी जाती है। तो बेसिकली ट्रेड मोनोपोली एंडेड, प्लस बट एक्सेप्शन था यहाँ पे, याद रखना, मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, एक्सेप्शन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, इन दोनों में अभी भी कंपनी की मोनोपोली थी, लेकिन इस मोनोपोली को भी 1835 चार्टर जो था उसमें खत्म कर दिया जाता है। यानी अब कंप्लीट मोनोपोली जो है वो 1835 एक्ट में एंड हो जाती है, ठीक है। यानी ए का तो बी हो जाएगा। अब चलो, रेगुलेटिंग एक्ट बहुत सारी आई है, 1773 जैसे कि आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का क्या हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनीज डायरेक्टर्स वेर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कोरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही रेगुलेटिंग एक्ट का मेन एजेंडा था, ठीक है। और देखते हैं हम 1858। अब आपको पता है कि 1857 रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, 58 में क्राउन का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। अब हमें पता है कि ए का तो भैया 110% 2 होगा, तो हम इसमें पहले देखते हैं ए का 2, ठीक है, एक का 2 2 में दे रहा है, यानी कि बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हमें मान लो अगर बी पे कंफ्यूजन भी है तो हम सी पे चले जाएंगे। एक्ट ऑफ 1858 हमें क्या था, एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया, और हम देखते हैं द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। वेरी ट्रू, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, सी का ऑटोमेटिकली हमको दिख रहा है कि सी का हो जाएगा 3, यानी कि अगर सी का 3 हो जाएगा तो हमें पता चल गया कि ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जा रहा है, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी का अब हमें निकल गया डेफिनेटली 4। और पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो कब आया था, वो आया था 74 में, और ऑब्वियसली 1784 में, सॉरी, और वो भी ऑब्वियसली क्या था, इट्स सेटअप क्या, बोर्ड ऑफ, इसमें बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, और सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें 2 अलग अलग सेट हुआ था टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, चार्टर एक्ट 1813 कंपनी ट्रेड मोनोपोली इंडिया एंड एडेड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनीज डायरेक्टर वे आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। 1858 एक्ट, पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स। अब यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बना था, 2 बोर्ड बना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। This is our last question probably. The real intention of the British to include the princely state in federal union proposed by Indian Government of India Act 1935 was, क्या इंटेंशन था आखिर कि प्रिंसली स्टेट को फेडरल यूनियन का पार्ट बना लेते हैं, ताकि ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया का ये पार्ट एक्चुअली में बने। ब्रिटिश बस क्या करना चाहते थे, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश के डोमिनेशन में इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे एंड दे वर इन फेवर ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश। तो इसीलिए ब्रिटिश इसको एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे
टू काउंटर बैलेंस व्हाट, एंटी इम्पीरियलिस्टिक डॉक्ट्राइन। जो नेशनलिस्ट लीडर जो लड़ाई कर रहे हैं, इनको इनके एंटी इनको ब्रिटिश यूज़ करना चाहते थे। इसीलिए हमने बोला था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और स्टेट्स कॉन्फ्रेंस 1939 में इस्टेब्लिश किया गया था, और उसके लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपको याद होगा 2001 में हमने ये डिस्कस भी किया था। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा डी, यूज ऑफ प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इम्पीरियलिस्टिक डॉक्ट्राइन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाले डिस्कशन, आप इस एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ लेना, है ना। आई होप आपको ये वाले डिस्कशन समझ आई होगी। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल अकेडमी फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस। आप ज़रूर चेक करते रहो चहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। और हम अब 2002 का ख़त्म कर चुके हैं, तो 2003-4 से लेकर के 2024 तक का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।